क्योंकि आप लोगों ने तो नाम ऐसे गेमिंग्स वाले रख रखे हैं सभी ने। ओके यश, ठीक है चलिए। तो देखिए अपन स्टार्ट करते हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा वेट नहीं करना क्योंकि टाइम वेस्ट नहीं कर सकते हम लोग, हमें स्टार्ट कर देना चाहिए। तो चलिए आप लोगों के मन में जो भी क्वेश्चंस वगैरह आ रहे हैं आप लोग पूछ सकते हो। कुछ अपनी तरफ से जो मेरी तरफ से अपडेट है वो मैं बता देता हूँ। इस वीक में मैंने कुछ चीज़ें प्लान की हुई है। सबसे पहला ये कि आप लोगों को सेक्शन बी सी डी इनके इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस डिलीवर कर दूंगा मैं, ठीक है। ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस आप लोगों को डायरेक्टली एनसीईआरटी आप सब लोग साथ में लेकर बैठना, ठीक है। एंड जैसे है ना, पेज बाय पेज है ना, एक एक पेज पे मैं आपको क्वेश्चन टिक कराते रहूँगा। फिर चाहे वो क्वेश्चंस हो, फिर चाहे वो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हो, है ना। जो भी आईएमपी पॉइंट्स वगैरह आपके आएंगे एग्जाम्स वगैरह में, वो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स और प्लस सारे के सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो सेक्शन बी सी या डी में आते हैं, जितना भी एनसीईआरटी में आपके होगा और पूछा गया है कभी ना कभी, वो हर एक चीज़ें मैं आपको उसमें इंक्लूड कर दूंगा, ठीक है। तो इस संडे के दिन मैंने वो लाइव प्लान किया है रात को 10 बजे का राउंड, और रात को 10 बजे हम सभी लोग लाइव आएंगे, जितने लोग उसमें जुड़ सके अच्छी बात रहेगी। और एनसीईआरटी साथ में लेके बैठना, ठीक है। मैं एनसीईआरटी की पीडीएफ ही ओपन करके रखूंगा, ठीक। तो हम पीडीएफ पे मैं डायरेक्टली अंडरलाइन करके चीज़ों को आगे बढ़ते रहेंगे अपन कि ये अंडरलाइन कर लेंगे, ठीक है। जल्दी मतलब आप कब चाहते हैं सर? देखिए मैंने संडे प्लान बोला हुआ है, इट मीन्स आज थर्सडे है, वैसे भी कल फ्राइडे है, सैटरडे है, संडे ही है। स्टैंडर्ड मैथ्स में क्वेश्चन कहाँ से आते हैं? देखिए आपका चाहे स्टैंडर्ड मैथ्स हो चाहे बेसिक मैथमेटिक्स हो, ठीक, सिर्फ सेक्शन ए ऐसा होता है जिसमें क्वेश्चंस बाहर से होते हैं। बाहर से कहने का मतलब ये है कि उसमें जो कंसेप्ट यूज होते हैं ना, वो होते तो टेक्स्ट बुक के ही होंगे, बट उसमें दिक्कत क्या आएगी कि थोड़ा बहुत ट्विस्ट कर दिया जाएगा। और सेक्शन ए के क्वेश्चन जैसे आएंगे ना, वैसे आपने देखे नहीं होंगे। क्योंकि इसका एक मेन रीज़न ये होता है कि अगर आपने सिर्फ एनसीईआरटी ही पढ़ी है, ठीक है, अगर सिर्फ आपने एनसीईआरटी पढ़ी है तो दिक्कत आएगी, क्योंकि एनसीईआरटी के अंदर एमसीक्यूज नहीं है। एनसीईआरटी में फिल इन द ब्लैंक्स नहीं है, एनसीईआरटी में मैचअप नहीं है, ये ऑब्जेक्टिव्स दिक्कत देते हैं, ठीक। बाकी सेक्शन बी सी डी में क्या है ना कि अगर आपने कुछ लिखा है तो उसका आपको कुछ ना कुछ मार्क्स मिलेंगे, लेकिन सेक्शन ए का मीनिंग होता है कि आपने नंबर डालना और सीधे आंसर लिखना है। तो अगर आपने नंबर डाल के जो आंसर लिखा उसमें अगर हल्की सी भी मिस्टेक है तो वो पूरा 1 मार्क्स कट जाएगा। जबकि अगर सेक्शन बी का कोई सवाल है और उसके अंदर अगर आप चीज़ें लिखते हैं, लिखने के बाद अगर आपने थोड़ी बहुत चीज़ें लिखी, आधा लिखा, आधा छोड़ दिया आपने, ठीक है, या फिर एटलीस्ट आपने फॉर्मूला भी लिखा और बाकी चीज़ें आप रहने देते हैं, तो भी आपको उसको 0.5 मार्क्स फॉर्मूला वगैरह के मिलना स्टार्ट हो जाते हैं। और अगर आपने फॉर्मूला के बाद में 1-2 स्टेप्स और आगे लिखा है, आपने वैल्यू पुट की है, बट कैलकुलेशन मिस्टेक की वजह से आपके आंसर कुछ और आ गए हैं, जो आना था वो नहीं आए, तो फिर उस केस में भी आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, तब भी आपको वहाँ पे 1 मार्क्स वगैरह मिल जाएँगे, मिनिमम 1 मार्क्स मिल जाएँगे। अगर मान लीजिए अगर आपने सारी वैल्यू रखी है, ठीक है, कैलकुलेशन वगैरह सब सही कर रखा है और एंड में आपको सिर्फ़ किसी एक आध साइन की वजह से अगर आपके मार्क्स थोड़े कम आ जाए, आंसर रॉन्ग आ जा रहा है फाइनल, तो वहाँ पे 1.5 मार्क्स मिल जाएँगे आपको, बट मार्क्स मिलेंगे। ये चीज़ सेक्शन ए में अवेलेबल नहीं है। सेक्शन ए में दिक्कत आएगी अगर गलत मतलब गलत, ठीक है, सारी चीज़ें। वन वर्ड में भी डायरेक्ट आंसर, आपको कोई सॉल्यूशन नहीं करना होता। सेक्शन ए के एक-एक सवाल को आपने बस नंबर डालना है। जैसे नंबर 1 ऑप्शन नंबर ए है तो 1 ए, सेकंड बी, थर्ड सी, फोर्थ डी, आप ऐसे लिखो। अब मान लो आप क्वेश्चन नंबर 11-12 पे कहीं पे आपका वन वर्ड का आंसर आ रहा है, ठीक है? कि जैसे वो अपना क्वेश्चन है कि टैंजेंट और रेडियस सर्कल का जिस पॉइंट पे टच होते हैं उसका उसे हम क्या कहते हैं उस पॉइंट को? सो एवरीवन नोज़ कि हम उसे पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट कहते हैं। तो आपका बस वो क्वेश्चन नंबर अगर 11 है तो आप बस क्वेश्चन नंबर 11 डालें और वहाँ पे लिखें आप पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, दैट्स इट। ये आपके लिए इनफ होगा। सेक्शन ए कितने टाइम में होना चाहिए मैक्सिमम? देखिए सेक्शन ए 24 मार्क्स का है, तो आई विल सजेस्ट कि अगर ये 24 मार्क्स का है, तो अगर हॉनेस्टली स्पीकिंग तो अगर आपको अगर मैं पढ़ा रहा हूँ, ठीक है? और अगर आपने सारे शॉर्ट ट्रिक्स वगैरह अटेंड कर रखे हैं और आपने सेक्शन ए के सारे वीडियोज़ देख रखे हैं, तो फिर सेक्शन ए आपके लिए बस 5 मिनट का खेल होगा सर। ये मैं अपने पूरे एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ आपको, ठीक है? सर बट मैंने प्रीवियस ईयर पेपर स्टैंडर्ड मैथ्स में से बीसीडी एनसीईआरटी का था। हाँ, मैं बता रहा हूँ आपको, पेपर स्टैंडर्ड मैथ्स बीसीडी एनसीईआरटी, हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल एनसीईआरटी का ही होगा वो, ठीक है? टाइम डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में देखो आपको बता देता हूँ मैं। आपको मेनली जो है ना टाइम ऐसे इवनली डिस्ट्रीब्यूट होता है। जो टीचर्स होते हैं वो खुद उस टीचर जो पेपर बनाते हैं उस पेपर को 2.5 घंटे में वो सॉल्व करते हैं, तब जाके आपको 3 घंटे दिए जाते हैं, ठीक। अब दिक्कत ये है ना कि आपको उसमें भी टाइम कम पड़ सकता है और मेजरली जो स्टूडेंट्स गलती करते हैं वो बी, सी और डी में ही गलती करते हैं। अब गलती मतलब किस प्रकार की गलती कर सकते हैं? जैसे उनसे कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई। कैलकुलेशन मिस्टेक के अलावा उन्होंने एक बार सवाल किया और
किसी पॉइंट पे उनको गलत लगा, वो पूरा कट कर देंगे और वो रीअटेम्प्ट करते हैं उस सवाल को, क्योंकि वो उनको आ रहा होता है ना? वो दोबारा लिखना स्टार्ट करते हैं। कई बार ऐसा होगा कि आप फ़ॉर्मूला लिखा, आपने गलत कर दिया, कुछ आपने गलत 1 लाइन लिख दी, लेकिन आप क्योंकि बहुत अच्छा पेपर लिख रहे हो, तो आपको 1 लाइन काटनी पड़ गई, 1-2 लाइन काटनी पड़ गई। अब इसकी वजह से होता ये है कि बच्चे पूरा क्वेश्चन कैंसल कर देते हैं, कि एक बार मैं फिर से लिख दूँगा क्योंकि ये भद्दा-सा मैं छोड़ नहीं सकता, क्योंकि टीचर से चेक कैसे करेंगे। तो इसलिए बच्चे क्या दोबारा करना स्टार्ट कर देता है, ऐसे में आपका टाइम कंज़्यूम होगा। तो आप सेक्शन बी, सी और डी इन 3 सेक्शन में आप अपना टाइम कभी बचा ही नहीं सकते। सो अगर आपको टाइम बचाना है तो आपके पास सिर्फ सेक्शन ए है, सेक्शन ए में ही आपका टाइम बचेगा, ध्यान रखना। और सेक्शन बी, सी, डी में तुम्हें टाइम बचाने की कोशिश करनी भी नहीं चाहिए, क्योंकि सेक्शन बी, सी, डी में आपको अच्छी हैंडराइटिंग की ज़रूरत पड़ेगी सर। सब लोग समझ गए? तो मैं कुछ और क्वेश्चन देख लेता हूँ। सर टाइम डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में, हाँ, टाइम डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में बता देता हूँ। ठीक है, जीएसबी बोर्ड पेपर कैसे बनाते हैं? देखिए, गुजरात बोर्ड पेपर बनाते हैं आपके एनसीईआरटी से, ठीक है? और जो उनके सेक्शन ए वगैरह के क्वेश्चन्स होते हैं, वो आपके गुजरात बोर्ड की पुरानी टेक्स्ट बुक हुआ करती थी। जिन लोगों को नहीं पता मैं बता दूँ, जैसे एनसीईआरटी अभी आप पढ़ रहे हो ना, तो अब से तकरीबन है ना 2020 2020 में चीज़ें चेंज हुई थी। 2020 के पहले जो है गुजरात बोर्ड की अपनी खुद की किताब हुआ करती थी, ठीक है? वो एनसीईआरटी नहीं थी, एनसीईआरटी से बहुत अलग थी। उसमें आई गेस 16 चैप्टर हुआ करते थे और क्वेश्चंस का जो लेवल है वो ज़्यादा अच्छा होता था। गुजरात बोर्ड की टेक्स्ट बुक्स में भर-भर के एमसीक्यूज़ है ना, हर एक चैप्टर के पीछे आपको नियर बाय एवरेज है ना 10 से 12 एमसीक्यू हर चैप्टर में होते थे, गुजरात बोर्ड की उस टेक्स्ट बुक में। तो वो टेक्स्ट बुक अपने आप में सफिशिएंट था, बट हुआ ये कि एज़ टाइम जैसे टाइम पास हुआ, तो वहाँ पे गवर्नमेंट ने एनसीईआरटी कंपल्सरी कर दी सभी बोर्ड्स के लिए। तो उसके बाद से हम एनसीईआरटी पढ़ना स्टार्ट कर दिया हमने। अब गुजरात बोर्ड तो गुजरात बोर्ड है, गुजरात बोर्ड की किताब बहुत अच्छी है। अब यहाँ पे जो पुराने टीचर्स हैं, जो एक्सपीरियंस टीचर्स हैं, वो सारे के सारे गुजरात बोर्ड से ही पढ़े हुए हैं, है ना? और क्योंकि बहुत ज़्यादा चेंज नहीं हुआ है, 4-5 साल पहले की बात है, 4-5 साल पहले सिलेबस चेंज हुआ है आपका, एनसीईआरटी आई है। तो गुजरात बोर्ड के जो टीचर्स बनाने वाले हैं, जो पेपर बनाते हैं टीचर्स, वो भी चेंज नहीं हुए हैं 4-5 साल के अंदर तो। तो वो लोग पेपर्स बनाते तो हैं, बीसीडी में एनसीईआरटी आएगा, लेकिन सेक्शन ए के लिए बहुत से क्वेश्चन ऐसे हो जाते हैं जो आज भी वो पुरानी किताब से उठा लेते हैं। बट इसके लिए आपको टेंशन नहीं लेना है, वो पुरानी किताब जो है, वो पुरानी किताब मैंने कवर कर दी है। जितने भी सेक्शन ए में सवाल आ सकते हैं पुरानी किताब से, वो सारी मैंने उठा के सेक्शन ए वाली वीडियो में रख दी है, उसमें आपको कोई चिंता नहीं करनी है, ठीक है? जैसे मैं आपको एक कॉमन क्वेश्चन बताऊँ, वो आपने सभी ने याद है, वो एपी में एक सवाल हमने किया था, है ना? कि इफ 2k + 1, 13, 5k - 3 आर 3 कंसेक्यूटिव टर्म्स ऑफ एन एपी, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ k। अब इस सवाल को हम अरिथमेटिक मीन लगा के सॉल्व करते हैं। याद होगा, याद है क्या? तो वो अरिथमेटिक मीन लगा के हम सॉल्व करते हैं, उसकी वैल्यू 4 आती है। ये ऐसे मैंने करा रखा है कि बच्चों को आज तक याद भी हो गया होगा। आप में से बहुत लोगों को ये चीज़ याद होगा कि हाँ सर, इसकी वैल्यू k = 4 आती है। तो ये एनसीईआरटी का सवाल नहीं है, ये गुजरात बोर्ड का सवाल है, ध्यान रखना। ठीक है, अब ये ठीक है आपका सर, आपको कोई ऐसी कुछ क्वेश्चंस नहीं मिलते जो आने वाले आप जो बनाते हो उससे पता चल जाए? देखिए यार, इस मामले में ना कमेंट करना, ये मैं हूँ चाहे कोई भी है, उनका कमेंट करना गलत ही होगा, ठीक है? चाहे मैं कुछ भी बोलूँ गलत होगा। गलत इसलिए होगा क्योंकि फिर ये फेक बात ही हो जाए कि मैं तुम्हें 100% गारंटी दूँ कि हाँ, ऐसा होगा ही होगा, ठीक है? फैक्ट ये है कि कोई नहीं जानता, ये सत्य है, ठीक है? और तुम कहीं न कहीं ये बात जानते हो कि हाँ, पेपर के बारे में तो किसी को जानकारी नहीं है, सिवाय उन लोगों के जिन्होंने पेपर बनाया है। कोई भी चीज़ें रिवील नहीं कर सकता। एक टीचर जो बहुत अच्छा टीचर हो सकता है, वो अपने पास्ट एक्सपीरियंस के बेसिस पे एक गेसिंग होती है कि हाँ, ये चीज़ें हो सकती हैं। तो एक टीचर जो है बस तुमसे अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सकता है कि बेटा ये कर लेना, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक? नो डाउट वो एक्सपीरियंस हमेशा, हमेशा वर्क करता है, बट 100% ना आप ये एक्यूरेट नहीं कह सकते। एक्यूरेट इसलिए नहीं, क्योंकि कभी भी उसमें चेंजेस हो सकते हैं। अगर पेपर हर साल जैसा बनता आ रहा है, अगर पेपर वैसा ही बना ना, तो फिर मैं आपको 110% गारंटी दे रहा हूँ कि मेरी बताई हुई चीज़ें आपको बहुत बेनिफिट देगी, बहुत ज़्यादा। हाँ, लेकिन अगर उन्होंने कसम खा रखी है कि हाँ, इस बार पेपर में वो चेंजेस करेंगे, पेपर को टफ बनाएँगे, क्वेश्चंस को टिपिकल करेंगे, कुछ ना कुछ नए क्वेश्चंस लेके आएँगे, तो फिर वो चीज़ दिक्कत देगी, सबको दिक्कत देगी। मुझे या फिर जितने भी टीचर्स को जिन्होंने कुछ ना कुछ प्रॉमिस कर रखा है अपने स्टूडेंट्स को कि हाँ, ऐसा होगा, उन्हें दिक्कत होगी। दूसरी बात ये कि सर, ये जो चेंजेस वाली बात आपने कही कि ये चेंजेस हो सकते हैं, तो चांसेस बहुत कम है, बिल्कुल नहीं, चेंजेस ऐसे नहीं होते हैं। गुजरात बोर्ड है, इनफैक्ट किसी भी बोर्ड के अंदर ऐसे चेंजेस रातों-रात नहीं होते। इस अगर चेंजेस होते हैं तो उसके लिए ऑफ़िशियल कुछ नोटिस आती है। और आप में से जितने भी लोग लाइव सेशन में जुड़े हैं, मैं आपको बता दूँ, पेपर बहुत आसान आएगा, बहुत मतलब बहुत आसान आएगा, ठीक है? पेपर इतना आसान आएगा कि आप लोग बहुत ईज़िली कर लोगे। आपको बिल्कुल भी डरने की ज़रूरत नहीं है।
मैं कुछ और क्वेश्चंस पढ़ लूँ ताकि मैं आप लोगों को आंसर दे पाऊँ। जीएसवी बोर्ड पेपर कैसे बनाते हैं? एक मिनट सर। चलिए। गुजरात बोर्ड पेपर कैसे बनाता है? बीसीडी नथिंग है सर। फिर आगे हम देखते हैं। तो वैसा ना करने के लिए क्या करें? अच्छा, टाइम डिस्ट्रीब्यूशन क्या है सर? यहाँ पे यस सर, मैंने टाइम डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में भी बता दो। आपने एक सवाल पूछा है सर, नोटिंग करके आपका नाम आ रहा है, तो वैसा ना करने के लिए क्या करें? मतलब वैसा मतलब कैसा? एक बार आप बताएं। ठीक है सर, आंसर आने पे उस पर भरोसा नहीं होता और टेंशन बढ़ जाता है। देखिए, आंसर आने पे भरोसा नहीं होता, इन चीज़ों के लिए ही शॉर्टकट्स होते हैं। जो आपने शॉर्ट ट्रिक्स सीख रखी है आज तक जो मैं आपको सिखा रहा हूँ, वो सभी शॉर्ट ट्रिक्स आपको वहीं पे काम आएंगे। आप सभी शॉर्ट ट्रिक्स का यूज़ करके आंसर जो है देखते ही बता दोगे। ठीक। और जब आप आंसर निकालोगे ना, अगर आंसर वही सेम आ गया, तब आप कंफर्म होते हो कि हाँ, यही आंसर होगा। समझे? तो इसलिए शॉर्ट ट्रिक्स आपको वहाँ पे काम आएगा। डन। सर, अब मैंने पेपर के बारे में आपको बता दिया। ठीक है, पेपर कैसे बनता है। अब देखिए, ये भी बता रहा हूँ मैं आपके सामने, सबके सामने मैं ये चीज़ बोल रहा हूँ कि अगर गुजरात बोर्ड ने कोई पैटर्न चेंज नहीं किया, जो कि वो कभी करेंगे नहीं, नहीं करेंगे, मैं उसके बारे में बहुत श्योर हूँ। पेपर का कोई पैटर्न चेंज नहीं होगा। अगर पेपर का पैटर्न चेंज नहीं होता है, किसी ने कोई हार्ड पेपर नहीं बनाने की सोची, तो 110% अगर पेपर वैसा आ रहा है जैसे आता अभी तक 2022, 23, 24 में आया है, तो मैं श्योर हूँ कि जो भी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा, वो चीज़ें आपके लिए बहुत ज़्यादा मोर देन सफिशिएंट होगा। ठीक है, आप वो पेपर कर लो, आप वो चीज़ें जो बता रहा हूँ वो क्वेश्चंस कर लो, जो मैंने चीज़ें बताई उसे इंपॉर्टेंट मार्क करके वो कर लो, बस आपका काम खत्म हो जाएगा। ये मेरी गारंटी है। ठीक है। अच्छा, आगे क्या सर? कैलकुलेशन में बहुत प्रॉब्लम होता है। कैलकुलेशन में देखो, प्रॉब्लम का बेटा एक ही सॉल्यूशन है, आपको थोड़ा बहुत प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, नथिंग एल्स, है ना। इसका कोई शॉर्टकट नहीं होता है, कैलकुलेशन आपको खुद करनी पड़ती है। ठीक है, कैलकुलेशन के लिए आप ये कर सकते हो कि आप नंबर ऑफ क्वेश्चन थोड़े ज़्यादा प्रैक्टिस करो। आपसे गलती हो सकती है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के क्वेश्चंस में, वहाँ पे इक्वेशन सॉल्व करना, दैट इज़ द मोस्ट टिपिकल पार्ट। वहाँ पे अगर आप टैकल कर लेते हो तो आपका काम आसान हो जाएगा। ठीक है, बाकी और कहीं दिक्कत नहीं आएगी। एक स्टैटिस्टिक्स में जोड़ने घटाने में थोड़ी बहुत दिक्कत हो सकती है, बट वो भी आप इजीली डील कर सकते हो अगर आप थोड़ी बहुत प्रैक्टिस कर लो तो। एनसीईआरटी के क्वेश्चंस को ही 4 से 5 बार बना लो, बहुत काफ़ी है। स्टैटिस्टिक्स आप अगर कर रहे हो, अगर कैलकुलेशन आपको सुधारनी है, तो उसके क्वेश्चंस को 4-5 बार बना लो आप। ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट सर, मैथ्स में इज़ इक्वल के भी मार्क्स कटते हैं क्या? देखो, काट सकते हैं, बिल्कुल कटेंगे ना, क्योंकि इक्वल टू ना लगाने का मतलब चीज़ें पूरी मतलब चेंज हो जाएगा, मीनिंग बदल जाएगा उनका। तो आपको इक्वल टू लगाना पड़ेगा सर। ठीक है, इक्वल टू के मार्क्स कट जाएँगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? आपको कैसे पता है सर? देखिए, मुझे कैसे पता है? तो देखिए, मैं आपको इसका कोई ऑफ़िशियल प्रूफ़ तो दे सकता हूँ, ऑफ़िशियल प्रूफ़ भी है मेरे पास। लेकिन मैं एज़ अ स्टूडेंट, है ना, आप लोग स्टूडेंट्स को ये चीज़ मैं रिवील नहीं करना चाहूँगा कि हाँ, पेपर बहुत आसान आएगा। ठीक है? मतलब कोई ऑफ़िशियल प्रूफ़ नहीं देना चाहूँगा, क्योंकि अगर मैं करता हूँ, तो फिर ऐसा ना कि आप ये मान के बैठेंगे कि हाँ, सर ने बोल दिया, प्रूफ़ भी दिखा दिया, और क्योंकि प्रूफ़ है मेरे पास बहुत मतलब ऑफ़िशियल प्रूफ़ है। बट स्टिल मैं बोल रहा हूँ कि आप उसके भरोसे ना बैठें। हमें हमेशा तैयारी जो है सबसे मुश्किल चीज़ों की करनी चाहिए। एक कोटेशन होता है, ये हमारे सर ने हमें सिखाया था ना, द मोर यू स्वेट इन पीस लेस यू ब्लीड इन वॉर। आई होप आपको इसका मीनिंग समझ में आया होगा। जितना पसीना आप, है ना, मेहनत करते वक़्त बहाएँगे, ठीक है, उतना ही कम खून बहेगा आपका जंग में। सो बेहतर ये है कि आप पसीना पहले बहा लें ताकि आपको जंग में नुकसान ना पहुँचे। आई होप आप लोग समझ गए। सर, मैथ्स में इक्वल टू के मार्क्स, सर आपको कैसे पता? सर, मैथ्स में इक्वल टू के मार्क्स कटते हैं बेटा, बीसीडी में टाइम एंड कंज्यूम हो वैसा, टाइम ना कंज्यूम हो। तो सेक्शन बीसीडी में बेटा टाइम कंज्यूम होगा, आपको टाइम देना चाहिए, आपको ये सोचना ही नहीं चाहिए कि सेक्शन बीसीडी में टाइम कंज्यूम ना हो। ठीक है? उसके मैं अलग से टिप्स बता देता हूँ आपको। देखो, आप अवॉइड कर सकते हो, है ना? टाइम बचाना इज़ नॉट द सॉल्यूशन। आप अवॉइड कर सकते हो कि आपको क्या नहीं करना चाहिए। ठीक है? पहली बात ये कि आपको एक ही क्वेश्चन पे स्टक नहीं रहना है, अपना ईगो बीच में लेके नहीं आना है। ठीक है? हाँ, ये मेरे से हो क्यों नहीं रहा है, फिर यही सवाल मेरे को करना है। अगर कोई सवाल आपसे वो आपने किया, एक बार अटेम्प्ट किया, ठीक है, और आपसे नहीं आ रहा है, तो एक बार आप चेक कर लो कि क्या गलती दिख रही है। अगर गलती ना दिखे तो आप आगे बढ़ो ना, आप उस पे दोबारा टाइम मत करो। अगर आपके पास टाइम है, तो ही आप उसे दोबारा अटेम्प्ट करो। ठीक है? तो ये आप अवॉइड कर सकते हो, अपना ईगो बीच में लाके, जो होता है ना, ये ईगो सब में होता है, मुझ में भी है ना? जब कोई सवाल नहीं बनता तो मन में एक ये बात आ जाती है कि बन क्यों नहीं रहा ये? और ऐसा होता है कि मेरे से क्यों नहीं बन रहा है, मतलब मेरे से सब बन जाना चाहिए। तो ये ईगो जो है, ये चीज़ थोड़ी दिक्कत देगा। तो आपको सवाल स्किप करने, और ये बात बिल्कुल क्लियर है ना कि उन बच्चों के लिए बता रहा हूँ जिन्हें आउट ऑफ स्कोर करना है, 80 आउट ऑफ 80 स्कोर करना है। ठीक है? और इनफैक्ट ये उन बच्चों के लिए भी होगा जिन्हें मतलब एवरेज स्कोर करना है, फिर सभी के लिए कह सकते हैं इन जनरल, और सभी के लिए है ये। ठीक है? तो क्या है, आपको एज अ स्टूडेंट ये बात पता होना चाहिए,
क्या करना है इससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है कि क्या नहीं करना है। ये बात बहुत क्लियर रहना कि अगर क्या चीज़ें आ जाएँ तो आपको छोड़ देना, आपको उस पे दिमाग लगाना ही नहीं है। आप श्योर हो कि अगर ऐसा क्वेश्चन आ गया तो आप इसको छोड़ के आगे ही बढ़ने वाले हो, ठीक है? हाँ, फिर अगर आप उस पे दिमाग कब लगाओगे, जब मान लो कि अगर एनी 6 का ऑप्शन है आपके पास और 9 सवाल हैं, तो 9 में से अगर 3 सवाल छोड़ने के बाद भी आपको 6 सवाल नहीं आ रहे हैं ना, 5 ही सवाल आ रहे हैं, तब जाके आप किसी न किसी एक पे दिमाग लगाओ, वरना दिमाग मत लगाना, ठीक है? ओके, आगे क्या है? सर आप सिर्फ़ मैथ्स का ही बताते हो? देखो बेटा, फ़िलहाल ऐसा है कि मैं अभी तो फ़िलहाल अकेला हूँ, कोई कोई टीम नहीं है हमारे पास, ठीक है? तो मैं आपको सिर्फ़ मैथमेटिक्स का बता पाऊँगा। साइंस का गुजरात बोर्ड के लिए देखिए, मैं आपके लिए कोई आपको साइंस में क्या हेल्प चाहिए मुझे ये बता दीजिए? मैं देखिए, मैंने एसएस का कंटेंट डाला हुआ है, एसएस के मैंने आईएमपी चैप्टर्स बताए हैं, बाकी इसके अलावा कुछ नहीं बता पाया हूँ मैं, ठीक है? तो आपको साइंस में या फिर अदर सब्जेक्ट में मेरे से कितनी हेल्प चाहिए? देखिए, मैं इसमें ऐसा कर सकता हूँ कि मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं, जो कुछ टीचर्स हैं जो ये चीज़ें पढ़ा रहे हैं, ठीक है? मैं उनसे बात करके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन्स की लिस्ट वगैरह ले सकता हूँ। बट देखो, ये ऐसा मैं इसलिए नहीं कर रहा, मैं आपको बताऊँ जेन्युइन रीज़न, ठीक है? क्योंकि मैं नहीं चाहता कि आपका और मेरा जो ट्रस्ट है वो ब्रेक हो कहीं न कहीं। मैं खुद पे जितना ट्रस्ट कर सकता हूँ उतना सब पे नहीं कर सकता, ये बात आप बिल्कुल समझ रहे होंगे। अब मैं आपको किसी टीचर्स के भरोसे आपको बताऊँ कि ये चीज़ इम्पोर्टेंट है और आप मेरे पे ट्रस्ट करके वो चीज़ करो। तो मैथमेटिक्स में मैं श्योर हूँ, मैं उस पे 110% श्योर हूँ। तो अगर वैसी कोई दिक्कत आई कि आपने ट्रस्ट करके चीज़ें कंप्लीट की और वहाँ से कुछ नहीं आया, दिक्कत हो जाएगी फिर। फिर आपका और मेरा ट्रस्ट ब्रेक होगा। बस इसलिए वो चीज़ मैंने नहीं की अभी तक। वरना टीचर्स हैं, जो ये चीज़ें बता भी देंगे कि सर इम्पोर्टेंट क्या है, कौन-कौन से क्वेश्चंस करवाने हैं। बस यही रीज़न है कि मैं उन्हें अवॉइड कर रहा हूँ कि मैं नहीं चाहता कि एक ट्रस्ट ब्रेक हो। सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम में कैलकुलेशन गलत हो जाता है। बिल्कुल सही बात है सर, मेरा भी गलत होता था। ठीक है। तो देखिए, सरफेस एरिया वॉल्यूम में कैलकुलेशन है, इसके पीछे बहुत लॉजिकल आंसर है कि उसमें थोड़े नंबर बड़े-बड़े आते हैं, ठीक है? नंबर बड़े-बड़े आते हैं, आपको जो है जब सरफेस एरिया वॉल्यूम आप कर रहे हो, तो बहुत ज़रूरी है कि आपको 22 का टेबल आपको याद हो, ठीक है? 22 का टेबल याद करके ही आप चैप्टर सॉल्व करने बैठें। फिर आगे क्या है हमारे पास? आगे ये है कि सर बेसिक या स्टैंडर्ड का पेपर एनसीईआरटी से ही आता है, तो डिफरेंस क्या है? हाँ, बहुत ही कमाल की बात है। ये आपने टी मुस्ल पता नहीं क्या है ये, आप अपना नाम टी मुस्लिम मुजाहिद। सर देखिए, मैं आपका नाम प्रोनाउंस नहीं कर पा रहा हूँ, आप अपना नाम बता सकते हैं मुझे? तब मैं आपको कुछ अच्छे से आंसर कर पाऊँ। तो देखिए, ये जो डिफरेंस वाला सवाल है, ये बहुत अच्छा सवाल है, ठीक है? जो डिफरेंस वाला सवाल है स्टैंडर्ड बेसिक का, उसका आंसर मैं दे रहा हूँ, सब लोग ध्यान से सुन लें। बहुत क्लियर है, उसका शॉर्ट एंड सिंपल आंसर होगा कि स्टैंडर्ड मैथ्स और बेसिक मैथ्स में फ़र्क सिर्फ़ वेटेज का होता है, ध्यान रखना। स्टैंडर्ड मैथ्स में और बेसिक मैथ्स में फ़र्क सिर्फ़ वेटेज का होगा। जैसे बेसिक मैथ्स के अंदर जो चैप्टर्स ईज़ी होते हैं, उनका वेटेज ज़्यादा होता है और स्टैंडर्ड मैथ्स में इक्वल डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, मतलब कोई भेदभाव नहीं होता, है ना? कुछ वीक चैप्टर जो चैप्टर छोटा है उसका वेटेज 1-2 नंबर कम हो सकता है, बट इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा। आप देखना, रियल नंबर्स की भी वैल्यू होगी वहाँ पे, ट्रिग्नोमेट्री की भी वैल्यू होगी, ठीक है? और स्टैटिस्टिक्स की भी उतनी ही वैल्यू होगी। जबकि जब आप बेसिक मैथ्स में अगर आप एंटर होते हो तो यू विल रियलाइज़ कि हाँ सर, बेसिक मैथ्स में ऐसा हो रहा है कि आपने देखना स्टैटिस्टिक्स, ठीक है? तो जब आप स्टैटिस्टिक्स पे जाओगे, तो बेसिक मैथ्स के अंदर स्टैटिस्टिक्स जो है टोटल आई गेस 16 मार्क्स का आ रहा है और आपकी जो प्रोबेबिलिटी है वो 14 मार्क्स की आ रही है। तो 16 और 14 टोटल 30 मार्क्स हो गए। वीडियो दिख रहा है क्या सभी को? नाइस। चलिए आगे बढ़ते हैं। मैं कुछ सवाल ये मैंने बेसिक डिफरेंस बता दिया आपको स्टैंडर्ड और बेसिक का। प्रेम ने एक मुझे सवाल किया है, कौन से सर नाम बताओ? ये आपने नोटिंग आपने कुछ मेरे से क्वेश्चन बीच में रखा है, कौन से सर नाम बताओ? ये मुझे किन चीज़ों के नाम बताने हैं, एक बार ज़रा आप बता दीजिए। देखिए, मैं सारे मैसेज पे मैं कोशिश कर रहा हूँ जितना हो सके मैं उनको टैकल करके आंसर। सर आप सिर्फ मैथ्स का बताते हो, हाँ ये चीज़ें तो हो गई, सरफेस एरिया वॉल्यूम हो गया, ठीक है। चलो एक मिनट, लेट मी डू समथिंग। अगेन सभी को मेरी आवाज़ होगी? हाँ, तो सर कौन से सर नाम बताओ नोटिंग, आपको ये क्वेश्चन दोबारा पूछना होगा। सर बेसिक स्टैंडर्ड का डिफरेंस बता दिया। यस सर, मुझे स्टार्टिंग में स्टैटिस्टिक्स में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती थी। मैंने फिर उसके बाद मुझे अभी कोई अच्छा अभी तक कोई प्रॉब्लम नहीं आई और आंसर भी सही आता है। बिल्कुल सही बात है, अगर आप प्रैक्टिस कर लोगे आपका आंसर सही आएगा सर। पेपर डिफरेंस मैंने बता दिया है सर, डिफरेंस बता चुका हूँ मैं और आगे बढ़ते हैं हम। सर मत बताओ ये, क्योंकि सब तभी मेहनत हाँ, बिल्कुल सही बात है। कोई ना कोई वजह है कि मैं चीज़ ऐसे
आपको प्रूफ नहीं दे रहा हूँ। मैं आपको सिर्फ़ ये बोल रहा हूँ कि हाँ, पेपर ईज़ी आएगा, आपको बहुत ज़्यादा चिंता तो नहीं करनी है, लेकिन प्रैक्टिस करना भी नहीं छोड़ना है। याद है ना कोटेशन अभी बताया था, द मोर यू स्वेट इन पीस, लेस यू ब्लीड इन वॉर। डन? ओके और आगे बढ़ते हैं। ओके सर बराबर सर, हाँ सर वो सेटिंग कर दो ना सेटिंग कर दो ना कहीं से। ये क्या क्या सेटिंग करना है भाई? अब ये कहाँ से बीच में आ गया? किस चीज़ की सेटिंग करनी है बता दो मेरे को? एसएस और साइंस की? प्रेम राजपूत नथिंग सर मैं सेंड कर दूँ एसएस का इम्पोर्टेंट? हाँ, एसएस का इम्पोर्टेंट अगर आपके पास है, देखिए हालाँकि मैंने जो ग्रुप में पीडीएफ भेज रखा है ना, सभी ने देखा होगा ग्रुप में मैंने अभी जस्ट एक फॉरवर्ड किया ना, तो वो अहमदाबाद डी ऑफिस का है आई गेस मेरे हिसाब से, उसमें देखो लिखा हुआ आएगा। उसमें सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट ही हैं, तो वो आपको कर लेने चाहिए सारे सब्जेक्ट के लिए। स्टिल अगर कोई एसएस का प्रॉपर टीचर है या फिर साइंस का प्रॉपर टीचर है, देखिए मुझे बहुत खेद है इस बात का कि मैं इस ईयर ही स्टार्ट करा तो मैंने कुछ मैं एक्स्ट्रा कर नहीं पाया, है ना? यही अगर मेरे पास थोड़ा और समय होता तो मैं सारे टीचर्स है ना, साइंस के लिए भी गुजरात बोर्ड के लिए स्पेशली एक टीचर जो मेरे अपने टीम में हम रख के साइंस भी आपका कवर कर पाते, बट ये इस साल अब नहीं हो पाएगा, ये बात मैं श्योर हूँ, ठीक है? तो मैं आपको कोई झूठी दिलासा नहीं दूँगा। टेलीग्राम चैनल पे अगर किसी के पास है तो यू कैन सेंड। लेकिन हाँ, यही है कि अगर मैथ्स के अलावा मैं किसी और सब्जेक्ट के लिए ऐसे 100% गारंटी नहीं ले पाऊँगा बेटा, ठीक है? बाकी आप लोग थोड़े बहुत टीचर्स की हेल्प लीजिए, टीचर्स आपको गाइड करेंगे, डेफ़िनेटली गाइड करेंगे। मेरा नाम नवेद है। अच्छा, आप नवेद हैं, ओके। मेरा मैथ्स पूरे तरीके से तैयार है, आप जो संडे करोगे उसका वेट है। ओके नवेद, आप चिंता ना करें। मैंने आपको बताया कि संडे के दिन हम मैथ्स का पीडीएफ ओपन करके बैठेंगे। लाइन बाय लाइन एनसीईआरटी के एक-एक सवाल, एक-एक एग्ज़ाम्पल, इंट्रोडक्शन में और कहीं पे कोई ऐसा इम्पोर्टेंट पॉइंट लिखा हुआ है जो आ सकता है या फिर जो आया हुआ है, वो सारे पॉइंट भी हम कवर कर लेंगे, ठीक है? और आगे देखते हैं। अच्छा, आप ये कॉपी पेस्ट कर रहे हो क्या बार-बार? मेरा नाम नवेद है, ओके। सर साइंस की अच्छा साइंस के बारे में आपको कुछ हेल्प चाहिए तो ओके, तो मेरे पास एक साइंस के बहुत अच्छे सर हैं, मेरे बहुत अच्छे फ्रेंड हैं वो, ठीक है। सो आई विल टॉक टू हिम और मैं आपके लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की एक लिस्ट बना के लेके आऊँगा और वो क्वेश्चंस मैं आपको प्रोवाइड करवा दूँगा। मैं कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। और कोशिश ये रहेगी कि आपको वो नेक्स्ट वीक देखिए इस वीक में तो ऑलरेडी मैंने चीज़ें प्लान कर रखी है। अब वो इस कदर प्लान हो रखे हैं ना कि अगर इसके अलावा मैं कोई भी एक्स्ट्रा चीज़ मैं इंसर्ट नहीं कर सकता, ठीक है। तो मुझे नेक्स्ट ईयर ही शिफ्ट करना होगा वो। सर यही सेंटेंस जो आपके सर ने बोला था उनका नाम अच्छा उनका नाम सर पंकज सर है ना एक्चुअली में पंकज ठाकुर नाम था उनका। ही वाज़ नॉट सो रिनाउंड बट ठीक है ही इज़ अ गुड टीचर एट ऑल। उन्होंने मुझे लाइफ में कोटेशन बहुत सारे सिखाए थे। आकाश सर ने दिए थे आईएमपी क्वेश्चंस। ओके अगर आकाश सर आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन दे रहे हैं, ठीक है। तो एक बार आप मुझे भेजना, ठीक है, साइंस के या फिर जिससे भी एमपी क्वेश्चंस हैं, आप मुझे पर्सनली भेजिए, ठीक है। क्योंकि मैं नहीं चाहता कोई बच्चा मिसगाइड हो, आप मुझे पर्सनली भेजिए, एक बार मैं उसको वेरीफाई कर लेता हूँ टीचर्स के थ्रू एंड अगर वो चीज़ सफिशिएंट होता है, तो डेफ़िनिटली मैं आपको ग्रुप में सेंड कर दूँगा और सभी को बोलूँगा आप लोग कर लीजिए। हाँ, सेक्शन ए में ही मार्क्स कटते हैं, है ना? सेक्शन ए में ही नवे सबके मार्क्स कटने हैं। उनका एक्सपीरियंस कितना है और वो सर जो क्वेश्चन उनसे लोगे वो सेक्शन वाइज़ लीजिएगा। देखिए मैं सेक्शन वाइज़ की कोशिश करूँगा, ठीक है। सेक्शन वाइज़ में ऐसा होगा कि सेक्शन ए के क्वेश्चन्स अलग हो सकते हैं या फिर हो सकता है सेक्शन ए क्योंकि सेक्शन ए में ना बहुत मेहनत लगेगी सर को भी। तो सेक्शन ए का तो मैं प्रॉमिस नहीं कर सकता लेकिन सेक्शन बी, सी और डी ये जो सेक्शंस है ना, इनके कंबाइन हर एक चैप्टर का क्वेश्चन हम टिक कर सकते हैं जैसे हमने साइंस मैथ्स में करते हैं, ठीक है। एक्सपीरियंस पे आप ये भरोसा रख सकते हो कि मैं टीचर अच्छा सेलेक्ट करूँगा, ठीक है। टीचर में कोई दिक्कत नहीं होगी। मैं डेफ़िनेटली अगर मैं तुम्हें मैथ्स पढ़ा रहा हूँ, तो मेरी पूरी कोशिश है जिस तरह से मैथ्स में मैं तुम्हें हर एक डेरिवेशन बताता हूँ कि हाँ, ये क्वेश्चन क्यों, ये फ़ॉर्मूला क्यों आया, कैसे आया, ठीक है? इसके पीछे वजह क्या है? तो हर एक चीज़ों के पीछे जो वजह है, अब मैं वैसे ही टीचर को ढूँढूँगा ऑब्वियसली जो उतना आपको बता पाए, ठीक है? हालाँकि मेरे पास इंडिविजुअल केमिस्ट्री के एक बहुत अच्छे सर हैं, ठीक है? बहुत अच्छे सर हैं मतलब आपको बता दूँ कि हालाँकि रिवील तो नहीं करना चाहिए, बट ठीक है आप लोग क्योंकि इतना मैं ट्रस्ट कर सकता हूँ और अभी कोई ऐसे बहुत बड़े हमारे बहुत ज़्यादा पॉपुलर तो है नहीं कि जो चीज़ें वायरल हो जाएगी, ठीक है। तो मेरे पास एक सर है जो एलन में केमिस्ट्री पढ़ाते हैं, ठीक है? ये चीज़ मैं आप लोग बता रहा हूँ। ही टीचेस केमिस्ट्री इन एलन इंस्टीट्यूट ठीक है? तो एलन में पढ़ा रहे हैं तो आप यू कैन अंडरस्टैंड ना कि उनका लेवल बहुत अच्छा होगा, ठीक है? तो वो सर केमिस्ट्री आपकी बहुत अच्छे से क्लियर कर देंगे, ठीक है? तो मैं उनसे बात करके आपका केमिस्ट्री वाला पार्ट क्लियर करवा देता हूँ और एक दिन ऐसा ही एक लाइव सेशन अटेंड करके हम फिज़िक्स का पार्ट क्लियर कर देंगे। मेरे पास फिज़िक्स और केमिस्ट्री के दोनों बहुत अच्छे टीचर्स हैं और एक सर तो एलन में पढ़ाते हैं और एक जो फिज़िक्स के टीचर हैं, वो अनअकैडमी के एक्स फैकल्टी हैं। अनअकैडमी में पहले वो पढ़ाया करते थे, ठीक है?
और वो 11th-12th में आज भी पढ़ाते हैं, 11th-12th में खुद भी पढ़ाते हैं, आज उनका अपना इंस्टीट्यूशन वगैरह भी है। तो फिज़िक्स का मैं आपको वहाँ से करा दूँगा और आपको केमिस्ट्री के लिए मैंने बता दिया जो एलन वाले सर हैं, वहाँ से मैं आपको करवा दूँगा। बायो का अभी भी मेरे पास कोई जुगाड़ नहीं है, बायो के लिए मैं लगा हुआ हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि आपको साइंस के लिए मैं ऐसे रैंडमली कुछ भी दे दूँ, है ना? क्योंकि वो चीज़ एक ट्रस्ट है, तो वो ट्रस्ट मुझे ब्रेक नहीं करना। सर रिक्वेस्ट है कि मैथ्स के पेपर्स के 1 दिन पहले सेक्शन है स्टैंडर्ड इम्पोर्टेंट के लिए कराना, ओके। ठीक है बेटा, देखो मैथ्स का पेपर से 1 दिन पहले मैं कोशिश करूँगा, हम लाइव आएँगे, है ना? आप लोग अपने सारे डाउट्स लेकर रेडी रखना, है ना? सारे के सारे क्वेश्चंस आप लोग ऐसा करना कि एक क्वेश्चंस की पूरी लिस्ट आप मुझे ग्रुप में भेजना, ठीक है? उसमें से जो क्वेश्चंस मुझे इम्पोर्टेंट लगेंगे, उन सभी क्वेश्चंस को हम डिस्कस कर लेंगे एग्ज़ाम से 1 दिन पहले और उसके बाद जो मुझे अपने अकॉर्डिंग लगेगा हाँ, ये चीज़ रह गई है, वो चीज़ें मैं ऐड कर दूँगा, ठीक है? सर आप पे हाँ, धन्यवाद सर, बहुत-बहुत धन्यवाद आपका। सर एक बात बताऊँ, मैंने पहली बार देखा कि इतने सपोर्ट थैंक्स सर, बहुत-बहुत धन्यवाद सर। देखिए मेरी ये हमेशा कोशिश रहेगी कि मैं आप लोगों के लिए जितना हो पाए, मैथ्स में तो मैं श्योर हूँ, मैथ्स में कोई दिक्कत नहीं हो पाएगी। मेरे पास टीचर्स हैं, अब दिक्कत सिर्फ़ इतनी है ना कि वो टीचर्स भी एंगेज्ड हैं। जैसे मैंने आपको बताया जो एलन वाले सर हैं, वो एलन में बिज़ एंगेज्ड होते हैं। वो यूजुअली और हर कोई नहीं कर सकता ना, क्योंकि वो एक्स्ट्रा टाइम दे क्यों दें? तो यही रीज़न है, बट वो मेरे बहुत अच्छे फ्रेंड हैं, उनमें मैं बोलूँगा तो वो चीज़ें कंप्लीट हो जाएगी, वो आपके लिए सारे आईएमपी क्वेश्चंस निकाल देंगे। ऑलरेडी मैंने आपको बताया कि वो एलन में नीट के लिए पढ़ा रहे हैं, तो यू कैन जस्ट इमेजिन द ना लेवल उनका लेवल है केमिस्ट्री का बहुत अच्छा है। तो आप इनफैक्ट वो आपको केमिस्ट्री पढ़ा भी सकते हैं। तो वो मैंने उनसे पढ़ाने की बात की भी थी, लेकिन वो चीज़ आगे मैंने कंटिन्यू नहीं की, क्योंकि फिर अगेन वही ट्रस्ट वाली बात आ गई थी। और ट्रस्ट वाली बात इस चीज़ को लेके कि मान लीजिए मैंने इनिशिएट किया, वो सर ने 1 चैप्टर कंप्लीट कराया, बट व्हाट इफ कि अगर वो केमिस्ट्री में 4 चैप्टर है, वो चारों चैप्टर कंप्लीट नहीं करवा पाए, तो आप लोग बीच में रुक जाओगे। तो सारी चीज़ें सोच के मैं बस उन्हें अवॉइड किया मैंने। मुझे खाली एक रिग्रेट है कि आपका चैनल मुझे अभी क्यों मिला, पहले क्यों नहीं? नवेदा चलिए दे रहा है, दुरुस्त है, बहुत अच्छी बात है और मुझे खुद बहुत खुशी हो रही है कि मैं आप लोगों के से हेल्प कर पा रहा हूँ, ठीक है? आई होप सभी लोगों के डाउट्स वगैरह क्लियर हो गए होंगे। अच्छा, अगर और कोई सवाल है किसी के मन में तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हो और अगर सारे क्वेश्चन्स खत्म होते हैं, तो हम इसे एंड करते हैं। बिल्कुल आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, अगर आपको ऐसी ज़रूरत आगे भी पड़ती है, तो वी विल बी देयर, है ना? आपको बस टेक्स्ट करना है और ऐसे हम क्यू-एन-ए ऐसा करेंगे, वीक में हम 1 बार ऐसा रख लिया करेंगे और वीक में 1 क्यू-एन-ए ऐसे रखेंगे, उस क्यू-एन-ए में हम लोग सभी लोग साथ रखें हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल। अगर आपको रोज़ की रिक्वायरमेंट है, हम रोज़ कर लेंगे, रोज़ हमारी जितनी बात होनी चाहिए, हम उतनी बात कर लेंगे। आप लोग पढ़ाई-लिखाई करते रहें और मुझे एक अपडेट देते रहें आप लोग, है ना सर? कि हमने इतनी चीज़ें आज कंप्लीट की। मैं आपको बार-बार बता रहा हूँ, इस बार जो मैं संडे को लाइव होगा, उसमें बीसीडी के क्वेश्चन्स देने के बाद आपका सिर्फ़ एक ही काम रहेगा कि पूरे दिन में आप कहीं से भी आधे घंटे निकालो और उस 1 घंटे के अंदर सेक्शन ए के जो नोट्स है ना, सेक्शन ए अगर आपने अटेंड किया, उसके नोट्स वगैरह आई होप आपने बनाए होंगे, नहीं बनाए तो मैं उसके नोट्स भेजूँगा, नोट डाउन कर लेना, ठीक है? और नोट डाउन के लिए टाइम ना हो तो नोट्स फ़ोन में सेव रखना है, फिर ज़ेरॉक्स निकाल लेना। करना ये है कि दिन में 1 बार, है ना? दिन में 1 बार आप कम से कम 2 घंटे तो आप मैथ्स को दो, ठीक है? बाकी सारी जगह आप टाइम स्प्लिट कर सकते हो। तो जो दिन में आप 2 घंटे दे रहे हो ना, उस 2 घंटे के अंदर ऐसा करो कि डेली सेक्शन ए के सारे पॉइंट डेली रिवाइज़ कर लो, ठीक है? और सेक्शन बी-सी-डी के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन डेली 10-12 क्वेश्चन करते रहो। आपका बहुत कुछ कंप्लीट हो जाएगा, बहुत कुछ, ठीक? जी सर, थैंक यू, वी विल वेट हाँ, संडे के दिन मिलेंगे अपन, ठीक है सर? सर हिंदी और गुजराती के लिए सेक्शन ए के लिए कुछ करो प्लीज़। हिंदी, गुजराती के लिए सेक्शन ए देखिए टीचर्स तो मेरे पास हिंदी, गुजराती के लिए भी हैं, सेक्शन सी ना, सेक्शन सी। ठीक है, चलिए मैं आपके लिए सेक्शन सी पे भी एक सर से बात कर रहा हूँ मैं, मेरे पास एक बहुत अच्छे टीचर हैं गुजराती के, ही टीचेस वेरी वेल, ठीक है। वो कैमरा ऑन कैमरा तो नहीं आ पाएँगे बट उनके लिए थ्रू मैं इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की एक लिस्ट आपको डिलीवर करने की कोशिश करूँगा। लेकिन अगेन बेटा देखो मैं आप सबको यही बता रहा हूँ कि मैथमेटिक्स के अलावा बाकी किसी और सब्जेक्ट की मैं ऐसे रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले पाऊँगा 100% वाली। ठीक? केमिस्ट्री और फिज़िक्स ये 2 सब्जेक्ट की मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी ले सकता हूँ। बट वो भी ऐसा है कि अगर आप वो करोगे तो हाँ, इम्पोर्टेंट तो रहेगा। वो टीचर्स पढ़ाएँगे बहुत अच्छा, ठीक है। बट वो अगेन जो बात है ना एक्सपीरियंस वाली कि वो आएगा ही आएगा, ऐसी कोई गारंटी नहीं हो पाएगी। हाँ, लेकिन जो अगर वो टीचर पढ़ा रहे हैं, एलन में पढ़ा रहे हैं तो ऑब्वियसली और कोई टीचर अगर अनएकेडमी में फिज़िक्स पढ़ा चुका है, तो वो आपको कुछ गलत सलाह नहीं देंगे, ठीक है। सर एक बार भेज देना वो चीज़ें। ठीक है, बिल्कुल, 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 जैसे मेरे पास हो पाएँगी। मुझे खुद मतलब ये चीज़ें बस मैंने सोची थी बट मैं कर नहीं पा रहा था क्योंकि मुझे ना ऑब्वियसली कहीं न कहीं मोटिवेशन अब आज आप लोगों ने से ऐसे बात करके जब मुझे सच में ऐसा लग रहा है कि हाँ, बच्चों को नीड है और क्योंकि बच्चों को नीड है, तो फिर तो ये मेरा फ़र्ज़ बनता है कि मैं उसे कंप्लीट करूँ, कैसे भी कंप्लीट करूँ।
तो मुझे आज ये चीज़ दिखी कि हाँ, सबको नीड है, सभी को ज़रूरत है और मैं जितना हेल्प कर पाऊँ मैं कोशिश पूरी करूँगा कि मैं कर सकूँ, ठीक है? और इसी हेल्प के पर्पज़ से मैं जितना हो पाएगा करूँगा, ठीक है? अभी तक मैंने बस सोचा था, प्लान किया था, इनिशिएट नहीं किया था। मैं आज से इनिशिएट भी करूँगा और अगर कहीं न कहीं ज़रूरत आपको है तो मैं पूरी तरह से मेहनत करूँगा। ठीक, वो चीज़ें कंप्लीट करा देंगे हम। सेक्शन है कि मैथ्स के सर वो नोट्स वो हम लोग कर लेंगे रिवाइज़। हाँ, तो नोट्स मैं आपको ग्रुप में भेज देता हूँ। एक काम करता हूँ मैं आज के आज जो है सेक्शन ए के जो नोट्स हैं, जो मैंने लिखवाए थे वो नोट्स मैं आपको ग्रुप में भेज दूँगा। ओके डन। आपको कहीं पे भी मैथ्स में तो मिसगाइड बिल्कुल नहीं होगा। मैथमेटिक्स के लिए आप आँख बंद करके ट्रस्ट कर सकते हैं। इनफैक्ट मैं इतना तक बोल रहा हूँ। मैथमेटिक्स मतलब ऐसा ना कि मैं आपको जो बोल दूँ, जितना बोल दूँ अगर आप उतना कर दे रहे हो, दिन में आपको जितने घंटे मैथ्स को टाइम देने बोले बस आप उतने घंटे ही समय दो, ठीक? और जो बताया बस वो कंप्लीट कर लो। आप बस किसी को अगर मैथमेटिक्स में पर्सनल क्वेरी है ना, तो मैं एक बार फिर से आपको बता रहा हूँ। मैथमेटिक्स में आप ऐसा कीजिए कि आप एक बार जो है मुझे पर्सनली मैसेज कर दीजिए। आप अपने मुझे मैथ्स की कंडीशन बता दो कि सर मैं मैथ्स में ये हो रखा है, ये इतना मुझे आता है, इतना मुझे नहीं आता, मुझे यहाँ दिक्कत है, यहाँ दिक्कत नहीं है, ठीक? और अपने मार्क्स वगैरह मुझे एक बार शेयर कर दो, इतना करने के बाद भी सर मेरे मार्क्स ये कट जाते हैं, यहाँ पे गलती होती है। फिर उसके बाद मैं आप लोगों को पर्सनल गाइडेंस जैसे आपको है ना पर्सनली जैसे मैं पर्सनल एक-एक स्टूडेंट को मैं चीज़ें कोशिश करूँगा मैं बता पाऊँ और आपको इंडिविजुअल आपको प्लान करके बता दूँगा कि आपको दिन में इतना घंटा ही टाइम देना है मैथ्स को और आपको इसके अकॉर्डिंग पढ़ाई करनी है। ठीक है? ये मैं आप सभी के लिए बता रहा हूँ, आप हम लोग यहाँ पे जितने भी लोग हैं, ठीक है? इंडिविजुअल आप लोग मुझे अपने बारे में बता दें कि हाँ सर मेरे ये कंडीशन हो रखी है, मेरे को इतना आता है, इतना नहीं आता, ये फ़ॉर्मूले आते हैं, यहाँ पे मिस्टेक होती है, यहाँ पे मिस्टेक नहीं होती। तो फिर मैं आपको इंडिविजुअल एक-एक स्टूडेंट को, है ना? एक-एक स्टूडेंट को मैं ऑन कॉल या फिर किसी भी थ्रू लाइव आके एक-एक स्टूडेंट की हम क्वेरी जो है टैकल कर लेंगे और मैं आपको बता दूँगा ऐसा टाइम टेबल शेड्यूल करके बता दूँगा आपको कि आपको पूरे दिन में सिर्फ़ इतने ही घंटे मैथ्स को देने हैं, ठीक है? और आपको कौन से वक़्त में पढ़ना है मैं आपको वो भी बता दूँगा। कितना करना है, कैसे करना है सब बता दूँगा। तो मैथ्स में तो आप बस अपनी सारी टेंशन जो है मुझे दे दो। मैं यहाँ पे आया हूँ आपकी टेंशन लेने के लिए, ठीक है? आपका 78 आता है स्टैंडर्ड मैथ्स में। बेटा 78 अगर आपके मार्क्स आ रहे हैं तो दैट इज़ वेल एंड गुड। अगर आपके 78 आ रहे हैं तो मैं आपको यहाँ से बता सकता हूँ कि 78 मार्क्स आने का मतलब ये है कि ऐसा कोई भी चीज़ पेपर में नहीं होगा जो आपको नहीं आ रहा होगा। आपके जो 2 मार्क्स कटे हैं ना, वो 2 मार्क्स भी आपके कटे इसलिए क्योंकि आपने कहीं न कहीं सिली मिस्टेक करी होगी। ये मैं अपने एक्सपीरियंस से आपको बता रहा हूँ कि अगर आपके 78 मार्क्स आ रहे हैं, तो बहुत रेयरली ऐसा पॉसिबल है कि ऐसा कोई सवाल आ जाए जो आपसे ना बने, बहुत रेयरली पॉसिबल है, ठीक? और फिर वो जो आपके जो नंबर कट रहे हैं ना 1 नंबर, 2 नंबर, वो नंबर सिर्फ़ इसलिए कट रहे हैं कि कहीं न कहीं आपने सिली मिस्टेक करी है, कहीं न कहीं आपने कट के हाँ, सेक्शन सी में कटे थे। आपने कोई कैलकुलेशन मिस्टेक कर दी होगी, सिली मिस्टेक कर दी होगी, वही कोई गलती हो रखी होगी आपसे। 72 आया स्टैंडर्ड मैथ्स में, तो 72 अगर आपके मार्क्स आने तो देखो मैं आपको बता रहा हूँ, नवेद 72 मार्क्स आने का मतलब ये है कि आपने कोई एक आधी क्वेश्चन टोटली रॉन्ग कर दिया। ये दिखा रहा है आपका लैक ऑफ प्रैक्टिस। कोई एक आधी क्वेश्चन ऐसा होगा आपके बुक में, जो आपने टोटली रॉन्ग कर दिया होगा, टोटली, ठीक है? या फिर कहीं न कहीं आपने राइटिंग में जो स्टेप्स वगैरह होते हैं, जो प्रॉपर स्टेप्स लिखने होते हैं, वो आपने स्टेप्स कहीं न कहीं कम किए होंगे, तो उस स्टेप्स के आपके 0.5 या 1 मार्क्स वगैरह कहीं कटे होंगे। ठीक है? तभी आपके 72 और आपके सेक्शन ए में मार्क्स ज़रूर कटे होंगे नवेद, सेक्शन ए में मार्क्स ज़रूर कटे होंगे, ध्यान रखना। ओके, सेक्शन ए ट्रुथ सर, ओके डन, वेरी गुड, सेक्शन ए में कटा था, मैंने कहा था। सेक्शन बी, सी, डी में थोड़े बहुत कटे होंगे, ऐसा नहीं है, सेक्शन ए में थोड़ा आपके ज़्यादा कटे होंगे, 4 नंबर, 5 नंबर आप कह सकते हैं। तो आप मैं बता रहा हूँ आपको, आप मैथ्स में ब्लाइंडली ट्रस्ट कर सकते हो, ब्लाइंडली, ठीक है? मैथ्स में मैं आपको एकदम सही हैंड होल्डिंग सपोर्ट आप समझते हैं ना? बिल्कुल, उँगली पकड़ के आप जहाँ तक चलेंगे, वहाँ तक मैं आपको लेके जाऊँगा और आपको एट द एंड आप जहाँ पहुँचना चाहते हैं, जितना आप मेहनत कर पाएँगे गाइडेंस के बाद, मैं आपको उस लेवल तक पहुँचा दूँगा। आपको कतई दिक्कत नहीं आएगी। डन सर? चलिए, तो मेरे हिसाब से सब लोग एक क्वेरीज़ वगैरह कंप्लीट हो चुके हैं? डन? ओके सर, थैंक यू सो मच, थैंक यू नवेद। चलिए, तो फिर इस चीज़ को यहाँ पे एंड करते हैं, ठीक है? मिलते हैं हम नेक्स्ट डे और कोशिश ये करना कि नेक्स्ट डे अगर आपको और कोई दिक्कत आए, तो आप चीज़ें मुझे एक्सप्लेन कर देना। फिज़िक्स की फ़ॉर्मूले की शीट भेज दूँ? चलो ठीक है, फिज़िक्स के सारे फ़ॉर्मूले मैं आपको लिखवा के एक शीट में अरेंज करके आपको भेज दूँगा, ठीक है? आप लोग चिंता ना करें, फिज़िक्स के सारे फ़ॉर्मूले आपको मिल जाएँगे, फिज़िक्स के सारे फ़ॉर्मूले मिल जाएँगे। और केमिस्ट्री के सारे रिएक्शन चाहिए क्या आपको? सारे रिएक्शन की लिस्ट? चलो, मैं वो भी कर देता हूँ, है ना? केमिस्ट्री के रिएक्शंस कर देता हूँ और फिज़िक्स के सारे फ़ॉर्मूले की लिस्ट आपको प्रोवाइड करा देता हूँ। डन? चलिए फिर एंड करें अपन इसको यहाँ पे? ओके, चलिए, खत्म करते हैं। बाय, बाय सभी को बाय। मिलते हैं कल, कल मिलते हैं। सी यू गाइस, बाय, बाय सर, धन्यवाद। चैट फ़िल्टर मैं इसमें कुछ चीज़ें और आप लोगों के लिए देख लूँ।
स्टार्ट Q&A। अच्छा, Q&A इसमें स्टार्ट करने के लिए कुछ और चीज़ें हैं क्या? आंसर विल अपीयर एज चैट मैसेजेस। ठीक है, मैं समझ गया। कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। ड्रैग एंड ड्रॉप। गुड नाइट सर, गुड नाइट, गुड नाइट, गुड नाइट, बाय। स्टार्ट एंड चलिए बाय, खत्म करते हैं।